Hello everyone, this is Silky Khanna. So let us start with lecture 2 of research aptitude. The topic that we are going to cover is action research in detail. तो एक्शन रिसर्च के बारे में तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में भी स्टडी किया, बट इसमें हम इसको काफ़ी डिटेल में स्टडी करेंगे. नाउ दिस इज़ समथिंग एक्स्ट्रा. नेट के एग्ज़ाम में इतना डीपली एक्शन रिसर्च से क्वेश्चन शायद ही आए, बहुत कम चांस है. इसीलिए जो है बहुत ज़्यादा फोकस करके इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. एक बारी ओवर्ट लेवल पे बस आप लोगों को समझ लेना है. सो स्टार्टिंग विद आवर वेरी फर्स्ट स्लाइड. एक बार दोबारा मैं आपको एक्शन और अप्लाइड का डिफरेंस क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च में. देखिए, अप्लाइड और एक्शन रिसर्च दोनों ही स्पेसिफिक होती हैं, जिसमें प्रैक्टिकली किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करी जाती है. बट द मेन डिफरेंस इज ऑफ स्कोप. एक्शन रिसर्च का स्कोप अप्लाइड से भी कम होता है. अप्लाइड रिसर्च में हम कहीं ना कहीं सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं, या अगर हम कोई नैरो प्रॉब्लम स्टडी कर भी रहे हैं तो उसका जो सॉल्यूशन या जो रिजल्ट निकल के आएगा उसकी एप्लीकेबिलिटी एटलीस्ट सोसाइटी पे पॉसिबल होगी. तो यानी कि जो भी हमारे रिजल्ट्स होंगे या जो भी हमारे सॉल्यूशंस होंगे वो सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए होंगे, सोसाइटी के लिए किसी ना किसी तरीके से यूज़फुल होंगे. जबकि एक्शन रिसर्च में जो इन्वेस्टिगेटर होता है, जो प्रॉब्लम को स्टडी कर रहा होता है, वो जो कुछ भी करता है ज़्यादातर अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए करता है. एक पर्सनल प्रॉब्लम है जिसको वो सॉल्व करना चाहता है, जो सॉल्यूशन निकल के आएगा वो उसके खुद के लिए या उसकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़फुल होगा. सोसाइटी के बेटरमेंट या इम्प्रूवमेंट के लिए उसको अप्लाई नहीं किया जा सकता होगा. सो एक्शन रिसर्च अप्लाइड से और भी ज़्यादा नैरो हो गई, बिल्कुल नैरो इन स्कोप है. देखिए, एक्शन रिसर्च को हम पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च, कम्युनिटी बेस्ड स्टडी, कोऑपरेटिव इंक्वायरी, इमेंसिपेटरी रिसर्च, एक्शन साइंस या एक्शन लर्निंग के नाम से भी जानते हैं. ये सारे टर्म्स आगे आएंगे, जिसका मतलब मैं आपको वहीं समझाऊंगी. अब एक्शन रिसर्च के बारे में कुछ बेसिक बातें. सबसे पहले, बिफोर परफॉर्मिंग एनी काइंड ऑफ एक्शन रिसर्च द पर्पस ऑफ एक्शन मस्ट बी क्लियर. आप जो एक्शन लेने जा रहे हैं, आप जब इन्वेस्टिगेशन या स्टडी कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले तो जो थ्योरी है वो क्लियर होनी चाहिए. यहाँ पे थ्योरी का मतलब जो है थ्योरेटिकल कंसेप्ट से नहीं है. यहाँ पर थ्योरी का मतलब है ग्राउंड ऑफ टेकिंग एक्शन. आप एक्शन क्यों ले रहे हैं, पर्पस क्या है, क्या प्रॉब्लम अकर हो रही है जिसकी वजह से आपको कोई सॉल्यूशन निकालने की, कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है. सो बेसिकली द ग्राउंड, द बेस ऑफ द प्रॉब्लम, दैट शुड बी क्लियर. पर्पस पता होना चाहिए कि हम ये स्टडी क्यों कर रहे हैं. नेक्स्ट, प्रैक्टिकल एक्शन इन प्रॉब्लम सेटिंग. अब प्रॉब्लम सेटिंग में लाइन लिखी गई है, इट इज़ नेसेसरी टू रिवील द रिलेटिव ट्रुथ वैल्यू ऑफ द थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स अंडरलाइंग द एक्शन. अब यहाँ पे भी थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स का मतलब ट्रूली किताबों में पढ़ी जाने वाली थ्योरी से नहीं है. यहाँ पर मतलब ये है कि जब हम एक्शन लेने जा रहे हैं, हम प्रैक्टिकली कोई वर्क परफॉर्म करने जा रहे हैं, उससे पहले कोई प्रॉब्लम अकर हुई होगी जिसमें इम्प्रूवमेंट के लिए हम कोई ना कोई एक्शन लेने जा रहे हैं. सो बेसिकली वो जो प्रॉब्लम अकर हुई है वो कितनी ज़्यादा रेलेवेंट है, कितनी इंपॉर्टेंट है, ट्रुथ वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ट्रुथ वैल्यू फाइंड आउट करने का मतलब है कि जो प्रॉब्लम है उसकी एक्चुअल रियलिटी हमको फाइंड आउट करनी है पहले, तब जाके हम कोई एक्शन ले. सो बेसिकली प्रैक्टिकल एक्शन इन प्रॉब्लम सेटिंग. सो बेसिकली प्रॉब्लम जो है वो एग्जैक्टली कब अकर करी है, क्यों अकर करी है, और एक्चुअल में प्रॉब्लम है भी या सिर्फ हमको लग रहा है, हम ऐसा परसीव कर रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम है, और हो सकता है कोई मेजर प्रॉब्लम हो ही नहीं. सो इसीलिए जो प्रॉब्लम है उसकी ट्रुथ वैल्यू, उसके बारे में सारी डिटेल्स पता होना ज़रूरी है. नेक्स्ट, प्रैक्टिकल एक्शन मस्ट इन्फॉर्म थ्योरी. इसके कहने का मतलब ये है कि जो भी एक्शन हम लेंगे, उस एक्शन को लेने के बाद अगर कोई नए कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आते हैं जो हमने पहले से सोचे नहीं हो, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो थ्योरी है या हमारा जो बेस है उसको भी हम चेंज कर सकते हैं. थ्योरी मस्ट बी वैलिडेटेड बाय इट्स प्रैक्टिकल आउटकम. जो प्रैक्टिकल आउटकम निकल के आएगा हमारी इन्वेस्टिगेशन का, हमारी रिसर्च का, जो आउटकम निकल के आएगा उसके अकॉर्डिंग फिर हम जो है, हमारा जो इनिशियल ऑब्जेक्टिव था जिसके कारण हमने ये स्टडी या इन्वेस्टिगेशन करी थी, हो सकता है उस इनिशियल ऑब्जेक्टिव में भी हमको चेंजेस करने पड़ सके. क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम प्रॉब्लम को ठीक तरीके से समझ नहीं पाते हैं. जब हम अपना एक्शन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तब धीरे धीरे वो प्रॉब्लम हमको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आती है, ज़्यादा
ज़्यादा क्लैरिटी होती है। सो बेसिकली जब हम चीज़ को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर लें, एक्शन लेने के बाद जो आउटकम निकल के आए उसके अकॉर्डिंग हो सकता है हमको हमारी इनिशियल प्रॉब्लम जो है, ठीक है, जो हमारा इनिशियल बेस था फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो हमारा इनिशियल बेस था फॉर इन्वेस्टिगेशन, उसको चेंज करना पड़े। एंड रीजनिंग एंड एक्शन मस्ट बी सोशली सिचुएटेड। सोशली सिचुएटेड में देखिए वर्ड आया पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर्स, द पर्सन हु इज डूइंग द इन्वेस्टिगेशन, द पर्सन हु इज द रिसर्चर, ठीक है, वो आराम से बैठ के जो है ना सिर्फ और सिर्फ डाटा कलेक्ट करके रिसर्च नहीं करेगा। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर, उसको खुद उस पर्टिकुलर सिचुएशन में प्रैक्टिकली लोगों के बीच में जाके उस प्रॉब्लम को समझना है और फिर एक्शन लेके उसको सॉल्व करना है। सो रीजनिंग एंड एक्शन मस्ट बी सोशली सिचुएटेड। सोशली सिचुएटेड का मतलब है लोगों के बीच में जाके उनको ऑब्जर्व करके उनके साथ काम करके उस प्रॉब्लम को समझिए और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग सही रीजनिंग लगा के आप एक्शन लीजिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने लोगों से डाटा कलेक्ट कर लिया या इंटरव्यू ले लिया, उनसे प्रॉब्लम पूछ लिया और सॉल्यूशन निकाल लिया, नहीं। गो एंड परफॉर्म दैट थिंग, गो एंड डू दैट थिंग, खुद करके देखो, उन लोगों के बीच में काम करके देखो कि एक्चुअल में प्रॉब्लम आ क्या रही है, कितनी डीप प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग फिर अपना दिमाग और रीजनिंग लगा के आप सही एक्शन लीजिए। सो बेसिकली ये जो 4 पॉइंट हमने पढ़े हैं, यहाँ पर हमारा ओवरऑल कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि किसी भी एक्शन रिसर्च में जब स्टडी या इन्वेस्टिगेशन करी जाए तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम को क्लियरली और डीपली समझा जाए, लोगों के साथ इन्वॉल्व होके परफॉर्म करके देखा जाए उस काम को जिसमें प्रॉब्लम आ रही है, और उसके बाद सही रीजनिंग लगा के लॉजिकल एक्शन लिया जाए। और एक्शन की वजह से जो आउटकम निकल के आए, जो रिजल्ट निकल के आए, हो सकता है उसकी वजह से आपकी जो इनिशियल अंडरस्टैंडिंग थी प्रॉब्लम को लेके वो भी चेंज हो जाए। सो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही एक्शन रिसर्च परफॉर्म करी जानी चाहिए है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्शन रिसर्च। काफ़ी सारे तो हम पहले से ही पढ़ चुके हैं, फिर भी हम डिटेल में पढ़ेंगे और ज़्यादा। सो एक्शन रिसर्च इज़ अ मेथड यूज्ड फॉर इम्प्रूविंग प्रैक्टिस। जब भी हम कोई स्टडी या इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो हम किसी ना किसी प्रकार का इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। लेट्स से मैंने आपको बताया था, इसमें एग्जांपल दिया था एक प्रिंसिपल है, उसके स्कूल में बच्चों का स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से उसने क्या किया, हो सकता है बुक्स चेंज करने की कोशिश करी, या हो सकता है नए टीचर्स अपॉइंट करें, या बच्चों को ज़्यादा टाइम अलॉट किया स्कूल में स्टडी के लिए, या एक्स्ट्रा क्लासेस लगवाई, वटेवर, जो भी सॉल्यूशन लिया, जो भी एक्शन लिया, ठीक है। ये सब काम क्यों करे जा रहे हैं? बच्चों के स्कोर्स को, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट को इम्प्रूव करने के लिए। सो एक्शन रिसर्च में ज़्यादातर जो इन्वेस्टिगेटर होता है या जो रिसर्चर होता है, प्रॉब्लम उसकी पर्सनल होती है, और वो जो है, जो भी प्रैक्टिस चल रही है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी प्रोसेस है, उसके इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ ना कुछ करता है। नेक्स्ट, इट इन्वॉल्व्स एक्शन, इवैल्यूएशन एंड क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। जब आप एक्शन लेंगे, भाई एक चीज़ के बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है फर्स्ट सॉल्यूशन जो आप अप्लाई करें वो सही ही हो। सो इसमें जो है आप एक्शन लेके देखेंगे, उसके बाद उसको इवैल्यूएट करेंगे कि एक्शन से जो आउटकम निकल के आया है उससे एक्चुअल में इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, वो यूज़फुल है या नहीं है, ठीक है। इवैल्यूएट करने के बाद क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। यहाँ पर क्रिटिकल रिफ्लेक्शन का मतलब है कि अगर इम्प्रूवमेंट हुआ है तो ठीक है, यू विल अडॉप्ट दैट एक्शन, उस प्रोसेस को आप हर जगह अप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ है तो क्रिटिकल रिफ्लेक्शन यानी कि आप जो है क्रिटिकली इवैल्यूएट करेंगे दोबारा से कि जो प्रॉब्लम आई है क्यों आई है, हमारा ये जो एक्शन था, ये सॉल्यूशन था, ये सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, या ये सही सॉल्यूशन था ही नहीं, और उसके अकॉर्डिंग आप जो है एक बार वापस से स्टडी या इन्वेस्टिगेशन करके दूसरा एक्शन लेने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, एक्शन रिसर्च इज पार्टिसिपेटिव एंड कोलैबोरेटिव, क्योंकि इसमें जो रिसर्चर होता है, जो इंडिविजुअल होता है, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, उसको इन्वॉल्व होना पड़ता है उन लोगों के साथ जिनको प्रॉब्लम आ रही है। सो बेसिकली जब तक आप इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक आप ठीक से प्रॉब्लम को समझेंगे नहीं और एक्शन कैसे लेंगे। इट इज़ सिचुएशन बेस्ड एंड कंटेक्स्ट स्पेसिफिक। देर आर डिफरेंट सिचुएशन, हर सिचुएशन में अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम अकर कर सकती हैं, इसीलिए जिस सिचुएशन में प्रॉब्लम अकर कर रही है उस सिचुएशन को ठीक से समझना है। एंड कंटेक्स्ट स्पेसिफिक, कंटेक्स्ट स्पेसिफिक का मतलब है एक प्रॉब्लम से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। प्रॉब्लम से रिलेटेड लोग हो सकते हैं, प्रॉब्लम टाइम से रिलेटेड हो सकती है, प्रॉब्लम स्पेस से रिलेटेड हो सकती है, प्रॉब्लम जो है हो सकता है सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग में ही हो, हमें परसीव हो रहा है, हमें लग रहा है कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम और प्रॉब्लम हो ही नहीं एक्चुअली। सो बेसिकली एवरीथिंग रिलेटेड टू अ सिचुएशन, जिस सिचुएशन में वो प्रॉब्लम अकर कर रही है, पूरा का पूरा जो कंटेक्स्ट है उसको स्टडी करना है।
नेक्स्ट, इट डेवलप्स रिफ्लेक्शंस बेस्ड ऑन इंटरप्रिटेशंस मेड बाय द पार्टिसिपेंट्स. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो इन्वेस्टिगेटर है, जो रिसर्चर है, वो खुद भी लोगों के साथ इन्वॉल्व होकर उस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेगा और जैसा लोग उसको बताएंगे उससे भी उसको डाटा मिलेगा. सो बेसिकली इन दोनों ही चीज़ों को समझना है. लोग उसे जो बता रहे हैं कि प्रॉब्लम क्यों आ रही है उसको सही तरीके से समझना है, सही इंटरप्रिटेशन निकालना है, तब जाके वो सही एक्शन ले पाएगा. लेट्स से अगर प्रिंसिपल ने बच्चों से पूछा कि बेटा स्कोर क्यों कम आ रहा है, तो बच्चे क्या जवाब दे रहे हैं उसका सही इंटरप्रिटेशन निकालना बहुत ज़रूरी है. आप उनके क्लास टीचर के सामने उनसे पूछ रहे हैं कि बेटा स्कोर क्यों कम आ रहा है, तो हो सकता है वो नहीं बोले कि टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता, क्योंकि टीचर सामने ही खड़ा था. सो आप किस तरीके से सामने वाले की बात को इंटरप्रेट कर रहे हैं, किस तरीके से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हैं, किस तरीके से इन्वॉल्व कर रहे हैं, वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. नेक्स्ट, नॉलेज इज क्रिएटेड थ्रू एक्शन एंड एट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. जब आप एक्शन लेंगे, इन्वॉल्व होंगे, सॉल्यूशन को अप्लाई करेंगे, ठीक है, उस टाइम पे एक नई नॉलेज का क्रिएशन होगा. वो नई नॉलेज ये बताएगी कि किस तरीके से इस सॉल्यूशन को अप्लाई करके हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. एक्शन रिसर्च कैन इन्वॉल्व प्रॉब्लम सॉल्विंग. डेफिनेटली हम ना किसी चीज़ को इम्प्रूव करने की या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. इफ द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम लीड्स टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रैक्टिस. प्रॉब्लम तभी सॉल्व होगी जब जिस चीज़ में हम इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं उस चीज़ में वाकई में इम्प्रूवमेंट आ जाएगा. अदरवाइज हमको फिर इवैल्यूएशन करने के बाद दूसरा एक्शन हो सकता है अप्लाई करना पड़े. In action research, findings will emerge as action develops, but these are not conclusive or absolute. Now, this is the most important thing. Generalization नहीं है. मैंने क्या बोला था, फंडामेंटल में generalization is at the largest scale, widest. ठीक है, अप्लाइड वाले में एप्लीकेशन जनरलाइजेशन थोड़ा कम हो जाता है और एक्शन वाले में तो भैया है ही नहीं. क्यों? एक्शन वाले में जो रिसर्चर या इन्वेस्टिगेटर है वो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को स्टडी करने की कोशिश कर रहा है. उसकी पर्सनल प्रॉब्लम्स उसकी हैं या उसकी ऑर्गेनाइजेशन की हैं. उन सॉल्यूशंस को आप दूसरी ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसीलिए एक थ्योरी नहीं डेवलप करी जा सकती है. जनरलाइजेशन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो कंक्लूजन्स आएंगे वो एब्सोल्यूट या कंक्लूसिव नहीं है. भाई एक ऑर्गेनाइजेशन में लेट्स से एक बारी जो है वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए, रीज़न कुछ और था, ठीक है, उनकी मांगें पूरी कर दी गई और स्ट्राइक जो है वो सॉल्व हो गई, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. वो दोबारा जो है कुछ टाइम बाद स्ट्राइक पे चले गए, तब कारण कुछ और था, फिर तब एक्शन कुछ और लिया जाएगा. तो हर बार एक ही एक्शन लेने से स्ट्राइक की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए ऐसा तो ज़रूरी नहीं होगा. यानी कि जो सॉल्यूशन है, जो रिजल्ट है, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग होगा. हर बार प्रॉब्लम जिस सिचुएशन में आकर करेगी वो सिचुएशन, वो कंटेक्स्ट अलग अलग होगा, इसलिए हर बार सॉल्यूशन भी अलग अलग होगा. इसीलिए कोई भी एक सॉल्यूशन कंक्लूसिव या एब्सोल्यूट नहीं होता है. इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, किस सिचुएशन में प्रॉब्लम अकर कर रही है और प्रॉब्लम है क्या, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग सॉल्यूशंस आपको अप्लाई करने पड़ सकते हैं. इसीलिए जनरलाइजेशन या वाइडर एप्लीकेबिलिटी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. एक्शन रिसर्च का जो सॉल्यूशन होगा वो उसी ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई हो सकता है जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो प्रॉब्लम अकर कर रही है और कहीं नहीं. अप्लाइड रिसर्च जो है वो सोसाइटल कंटेक्स्ट में होती है. अप्लाइड रिसर्च में फिर भी जो सॉल्यूशंस निकल के आते हैं वो सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं. सो एप्लीकेबिलिटी थोड़ी वाइडर हो गई. और जो हमारी फंडामेंटल या बेसिक या प्योर रिसर्च थी उसके जो सॉल्यूशंस होते हैं, जो रिजल्ट्स होते हैं, उनकी एप्लीकेबिलिटी सबसे वाइडेस्ट स्केल पे होती है. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. नाउ द प्रोसेस ऑफ एक्शन रिसर्च, ये इंपॉर्टेंट है नेट के एग्जाम के लिए, इससे क्वेश्चन आया हुआ है, इसको ठीक से देखिएगा. एक्शन रिसर्च प्रोसेस, सबसे पहले आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम टू बी स्टडीड. प्रॉब्लम को ठीक तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है और किस सिचुएशन में वो प्रॉब्लम अकर कर रही है, किस टाइम पे अकर कर रही है, किस कंटेक्स्ट में अकर कर रही है. एवरी सिंगल थिंग यू हैव टू स्टडी. फिर उससे रिलेटेड डाटा आप कलेक्ट कीजिए. फिर ऑर्गेनाइज, एनालाइज एंड इंटरप्रेट द डाटा. ऑर्गेनाइज का मतलब है पहले तो सीक्वेंशली अरेंज करो. सीरीज ऑफ इवेंट्स क्या है, पहले क्या चीज़ हुई, फिर दूसरी बार क्या चीज़ हुई, फिर थर्ड स्टेप क्या था, कैसे ये प्रॉब्लम इमर्ज हुई है, क्या क्या इवेंट्स थे और वो किस सीक्वेंस में हुए हैं जिसकी वजह से फाइनली ये प्रॉब्लम ट्रिगर हुई है. फिर उनको ठीक तरीके से एनालाइज कीजिए कि वो इवेंट्स क्यों अकर हुए हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है. और लास्टली आप इंटरप्रेट कीजिए कि रूट कॉज क्या है, जड़ क्या है, किस चीज़ को पकड़ा जाए. देन डेवलप अ प्लान टू एड्रेस द प्रॉब्लम. प्लानिंग कीजिए, प्लान को इम्प्लीमेंट कीजिए
देन इवैल्यूएट, आपने जो भी एक्शन लिया उसका इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है, सो दैट आप ये जान सके कि आपने एक्शन सही लिया या गलत लिया, वो एक्शन लेने से एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई। उसके बाद एक नई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे और दोबारा से ये प्रोसेस आप रिपीट करेंगे। सो बेसिकली ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम जो है चलता रहता है, क्योंकि कोई ना कोई प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशंस में अकर करती ही रहती है, और फिर आप ये प्रोसेस रिपीट करते रहेंगे उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। देखिए, अगर हम इसको 4 वर्ड्स में समराइज करना चाहें तो इससे क्वेश्चन आया हुआ है, फर्स्ट स्टेप इज प्लानिंग, नेक्स्ट एक्टिंग, थर्ड ऑब्जर्विंग एंड फोर्थ इज रिफ्लेक्टिंग। ये आया हुआ है कि इन चारों को सीक्वेंस में अरेंज कीजिए। तो सबसे पहले तो हम प्लान करते हैं, सबसे पहले हम प्रॉब्लम को समझते हैं, एनालाइज करते हैं, उसके बाद हम प्लान करेंगे कि किस तरीके से हमको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। फिर हम एक्ट करेंगे, एक्ट करने का मतलब है प्रॉपरली जो है आप इन्वॉल्व होइए इन्वेस्टिगेशन में, डाटा कलेक्ट कीजिए और फिर आप डिसाइड कीजिए कि क्या एक्शन लिया जाएगा। जब वो एक्शन लिया जाए उसके बाद आप ऑब्जर्व कीजिए, इवैल्यूएट कीजिए कि वो एक्शन सही है या नहीं है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, एंड देन रिफ्लेक्ट कि क्या वो एक्शन बिल्कुल सही निकला, क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, नहीं हुई है तो हमारा नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए है। सो इस तरीके से जो है एक्शन रिसर्च एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो चलता रहता है, बिकॉज जैसे ही आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्व होती है यूजुअली ऑर्गेनाइजेशन में कोई ना कोई नई प्रॉब्लम इमर्ज हो जाती है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ एक्शन रिसर्च। जो ये वर्ड्स लिखे हुए हैं एक्शन रिसर्च शब्द से पहले, इनके अकॉर्डिंग आपको उनके मीनिंग याद करने हैं, ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले ट्रेडिशनल एक्शन रिसर्च, तो बिल्कुल स्टार्टिंग में एक्शन रिसर्च में एक ऑर्गेनाइजेशन की अंदर की प्रॉब्लम्स को स्टडी किया जाता था, दैट वाज नोन एज ट्रेडिशनल एक्शन रिसर्च। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेडिशनल में याद रख लो, सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स अकर कर रही हैं, टीम वर्क में या ग्रुप रिलेशंस में या प्रमोशंस के टाइम पे या ट्रेनिंग वगैरह के टाइम पे, बेसिकली व्हाटएवर इट इज द प्रॉब्लम, ये एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की प्रॉब्लम होगी। सो एक ऑर्गेनाइजेशन की अंदर की प्रॉब्लम्स जब स्टडी करी जाती थी, जब उन पे फोकस था, तो हम कहते थे ट्रेडिशनल एक्शन रिसर्च। देन कंटेक्सचुअल एक्शन रिसर्च, जिसको हम एक्शन लर्निंग बोलते हैं। अब हुआ क्या, धीरे धीरे करके ऑर्गेनाइजेशंस एक्सपैंड होने लगी, स्पेशलाइजेशन का ज़माना आ गया, तो वर्क जो है वो आउटसोर्स होने लगा, दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को भी दिया जाने लगा। सो इस तरीके से बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो गई काफ़ी कामों के लिए। सो ऑब्वियस सी बात है उनके बीच में अच्छे रिलेशंस होने चाहिए टू परफॉर्म द वर्क। सो दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में किस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको स्टडी किए जाने लगा, वो कहलाया कंटेक्सचुअल एक्शन रिसर्च। क्योंकि कंटेक्स्ट वाइड हो गया, पहले एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की प्रॉब्लम्स को स्टडी कर रहे थे तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के रूल्स एंड रेगुलेशन मैटर करते थे, बट जब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस मिलजुल के कोलैबोरेट होकर काम करने लगी, एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो गई, तो हर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर और क्लाइमेट इंपॉर्टेंट हो गया स्टडी करना। तो इसे हम बोलेंगे कंटेक्सचुअल एक्शन रिसर्च, जब हम दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको स्टडी करने की कोशिश करेंगे। Radical action research. Radical is related to transformation of society. हमारी सोसाइटी में यूजुअली जो माइनॉरिटी ग्रुप्स है उनको दबाया जाता है, उनकी आवाज़ नहीं सुनी जाती है, और जेंडर वाइज भी जो फीमेल है उनकी आवाज़ को दबाया जाता है शुरू से। सो बेसिकली हमारी सोसाइटी में जो माइनॉरिटी ग्रुप्स है उनकी आवाज़ लोगों तक पहुंचाई जा सके, उनकी प्रॉब्लम्स को स्टडी करने के लिए जब रिसर्च करी गई वो कहलाई रेडिकल एक्शन रिसर्च। सो रेडिकल रिलेटिंग टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। हमारी सोसाइटी में जो पावर इम्बैलेंसेस है, जो माइनॉरिटी की आवाज़ को दबाया जाता है, उन माइनॉरिटीज़ की आवाज़ को लोगों तक पहुंचाने के लिए जो रिसर्चेस करी गई वो थी रेडिकल एक्शन रिसर्च। पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च। पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च रेडिकल वाले का ये एक तरीके से पार्ट है। पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च में हम सोसाइटी के माइनॉरिटी ग्रुप्स को भी इन्वॉल्व करके रिसर्च करते हैं, ताकि जो पेरिफेरल ग्रुप्स है, सोसाइटी के पेरिफेरल ग्रुप्स जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं उन्हीं को पेरिफेरल ग्रुप्स कहते हैं, जिनको कम इंपॉर्टेंस दी गई है सोसाइटी में, उनकी प्रॉब्लम्स को स्टडी किया जा सके। वो तभी मुमकिन था जब आप उनको रिसर्च का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनाएं, पार्टिसिपेशन के थ्रू वो चीज़ पॉसिबल थी।
एजुकेशनल एक्शन रिसर्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादातर एजुकेशनल एक्शन रिसर्च पर बेस्ड होते हैं। इसमें जो फोकस होता है वो स्कूल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड होता है कि स्कूल में सिलेबस किस तरीके से डेवलप किया जाए या बच्चों का डेवलपमेंट किस तरीके से किया जाए, किस तरीके से लर्निंग आउटकम्स को इम्प्रूव किया जा सकता है। और एजुकेशनल एक्शन रिसर्च जो है, जॉन ड्यूई मैंने आपको पढ़ाया था, जॉन ड्यूई एक बहुत एमिनेंट ऑथर और एजुकेशनिस्ट रहे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड में हमने पढ़ा था, वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहे हैं एजुकेशनल एक्शन रिसर्च में, क्योंकि उनका कहना था कि हमारी एजुकेशन जो है कम्युनिटी को और कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए होनी चाहिए है। भाई हमारी एजुकेशन का फ़ायदा तब है जब उससे सोसाइटी का इम्प्रूवमेंट हो सके, बेटरमेंट हो सके। सो बेसिकली ऐसी एक्शन रिसर्च जो स्पेसिफिकली स्कूल एक्टिविटीज़ पर फोकस्ड हो और कैसे स्कूल एक्टिविटीज़ के थ्रू हम अपनी कम्युनिटी को बेटर बना सकते हैं, उस पर भी, उसको एजुकेशनल एक्शन रिसर्च बोला गया। अब आप सोच रहे होंगे भाई इसमें स्कोप तो थोड़ा वाइड होने लगा, भाई ट्रेडिशनल में हम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की प्रॉब्लम्स स्टडी कर रहे थे। सो इनिशियली एक्शन रिसर्च वाज रिस्ट्रिक्टेड टू वन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स प्रॉब्लम्स, और वो भी ऐसी प्रॉब्लम्स जिनके सॉल्यूशन सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन में ही इंप्लीमेंट होंगे, दूसरी जगह काम नहीं आएंगे। अगर दूसरी जगह काम हो जाएंगे तो फिर तो दूसरी जगह काम में आ जाएंगे तो स्कोप वाइड हो जाएगा, फिर तो वह अप्लाइड हो जाएगी। फिर आया कंटेक्सचुअल, जहाँ पर हम दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस के बीच की प्रॉब्लम्स को स्टडी कर रहे हैं, बट यहाँ पे भी जो दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच की प्रॉब्लम है और उसका जो सॉल्यूशन निकलेगा वो उन्हीं पर इंप्लीमेंट किया जा सकता है और ऑर्गेनाइजेशंस पर नहीं। रेडिकल एक्शन रिसर्च और पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च थोड़ी सी वाइड हो गई, जहाँ पर हमारा फोकस सोसाइटी और सोसाइटी के ट्रांसफॉर्मेशन पर आया। तो यहाँ पर एक्शन रिसर्च का स्कोप थोड़ा सा वाइड हो गया, बट स्टिल इसको एक्शन रिसर्च ही बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी हम सोसाइटी के जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं सिर्फ और सिर्फ उनकी प्रॉब्लम को स्टडी कर रहे हैं, पूरी सोसाइटी के प्रॉब्लम को हम स्टडी नहीं कर रहे हैं। इसीलिए ये भी एक्शन रिसर्च ही रहेगी, भले ही स्कोप थोड़ा सा वाइड हो गया। और एजुकेशन एक्शन रिसर्च में हम स्कूल लेवल की प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब हम एजुकेशनल एक्शन रिसर्च के टाइप्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इंडिविजुअल टीचर रिसर्च, इसमें फोकस होता है सिंगल क्लासरूम इशू पे। ठीक है, एक क्लासरूम जो है उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं टीचर को पढ़ाते टाइम, यूजुअली उस पर फोकस होता है। कोलैबोरेटिव एक्शन रिसर्च, कोलैबोरेटिव एक्शन रिसर्च में फोकस होता है या तो एक क्लासरूम या बहुत सारे क्लासरूम्स के कॉमन इशू पर। स्कूल वाइड एक्शन रिसर्च, यहाँ पर फोकस होता है ऐसी प्रॉब्लम्स पर जो पूरे स्कूल के लिए इशू हैं, कलेक्टिव इंटरेस्ट की प्रॉब्लम्स हैं। एंड डिस्ट्रिक्ट वाइड एक्शन रिसर्च, ये वाइड हो गई स्कोप में, यहाँ पर फोकस जो है ऐसे इश्यूज पर है जो पूरे डिस्ट्रिक्ट के, जो पूरे एरिया के स्कूल्स में अकर कर रहे होंगे। देन पॉसिबल सपोर्ट नीडेड, तो इंडिविजुअल टीचर रिसर्च में तो जो टीचर खुद है, कोच या मेंटर या जो टीचर है, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने क्लासरूम की प्रॉब्लम्स को स्टडी कर सकेगा, समझ सकेगा। एक्सेस टू टेक्नोलॉजी होनी चाहिए है डाटा वगैरह कलेक्ट करने के लिए, ठीक है, और असिस्टेंस मिलना चाहिए है डाटा ऑर्गेनाइजेशन और एनालिसिस के लिए, बिकॉज टीचर के बिना आप कर नहीं सकते ये रिसर्च। टीचर को ज़्यादा अच्छी तरीके से पता है उसके क्लासरूम में किस तरीके की प्रॉब्लम्स जो है वो आकर कर रही हैं। सो टीचर इज़ इंपॉर्टेंट, बट टीचर जो है ज़रूरी नहीं है टेक्निकल एक्सपर्ट हो, इसलिए उसको असिस्टेंस मिलना चाहिए है। ज़्यादातर इस तरीके की रिसर्च में इम्पैक्ट क्या निकल के आता है? करिकुलम में इम्प्रूवमेंट, यूजुअली सिलेबस वगैरह से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, सो करिकुलम को इम्प्रूव करने के लिए रिसर्च हो सकती है। और इंस्ट्रक्शन असेसमेंट, टीचर क्लास में किस तरीके से इंस्ट्रक्शन दे रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, टीचिंग मेथडोलॉजी, टीचिंग स्टाइल क्या है, कौन से टीचिंग एड्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इन सब चीज़ों के इम्प्रूवमेंट के लिए काम किया जाता है। जो आउटकम है, जिसको यहाँ साइड इफेक्ट लिखा गया है, सो आउटकम क्या निकल के आ सकता है? प्रैक्टिस इन्फॉर्म्ड बाय डाटा, जो भी रिसर्च करी उससे जो भी डाटा कलेक्ट हुआ कि भाई क्यों प्रॉब्लम आ रही थी, किस तरीके का मेथड अप्लाई करना चाहिए है, उसके अकॉर्डिंग नए मेथड्स, नए टीचिंग एड्स अप्लाई कराए जा सकते हैं। और इस तरीके की इन्फॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है हमेशा शेयर करी जाए, क्योंकि ये एक क्लासरूम तक सीमित रहेगी। नेक्स्ट हमारा जो कोलैबोरेटिव एक्शन रिसर्च था, यहाँ पर सपोर्ट सब्सटीट्यूट टीचर्स का। क्यों भाई? ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत सारे क्लासरूम्स में एक साथ अकर कर रही हैं, ठीक है। सो टीचर्स जो है आपस में डिस्कस कर सकते हैं उस प्रॉब्लम्स को, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स के क्लास में ये प्रॉब्लम है, तो उनकी जगह पर तब तक क्लास को कौन संभालेगा? सब्सटीट्यूट टीचर संभालेंगे। इसलिए रिलीज टाइम चाहिए, टीचर्स को फ्री टाइम चाहिए टू स्टडी द प्रॉब्लम डीपली।
और एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ भी क्लोज लिंक होना चाहिए है, बिकॉज अगर कोई ऐसा इशू है जो बहुत सारे क्लासरूम में आ रहा है तो हो सकता है वो टीचिंग लेवल से संबंधित ना हो, टीचिंग लेवल से रिलेटेड नहीं हो, बल्कि हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम हो। इसमें भी इम्पैक्ट करिकुलम, इंस्ट्रक्शन, असेसमेंट और पॉलिसी। अगर टीचिंग की प्रॉब्लम है तो मतलब करिकुलम में इंप्रूवमेंट से सॉल्व हो जाएगी, या इंस्ट्रक्शन के अलग अलग तरीके, टीचिंग मेथड्स इंप्रूव कराने से सॉल्व हो जाएगी। अदरवाइज हो सकता है कोई पॉलिसी में प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से काफ़ी सारे बच्चे एक साथ इफेक्ट हो रहे थे, तो उस पॉलिसी को इम्प्रूव कराना पड़ सके। साइड इफेक्ट या आउटकम क्या निकल के आएगा? इम्प्रूव्ड कोलेजियलिटी, क्योंकि यहाँ पे जो सॉल्यूशन निकलेगा वो एक साथ काफ़ी सारी क्लासेस पर अप्लाई किया जाएगा उस स्कूल की, तो चीज़ें जो है वो काफ़ी स्ट्रक्चर्ड हो जाएंगी, और टीचर्स जो है वो भी संतुष्ट होंगे कि हम सबकी क्लासेस में सेम पॉलिसी अप्लाइड है, और पार्टनरशिप्स फॉर्म हो जाएंगी। पार्टनरशिप्स इसलिए क्योंकि बहुत सारे टीचर्स ने एक साथ डिस्कस करके ये सॉल्यूशन निकाला होगा। स्कूल वाइड एक्शन रिसर्च, पूरे स्कूल के लेवल का इशू है तो स्कूल कमिटमेंट, ठीक है, पूरे स्कूल की तरफ से, यानी कि स्कूल का जो मेजर एडमिनिस्ट्रेशन है रेंजिंग फ्रॉम प्रिंसिपल टू HODs, सबका कमिटमेंट चाहिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। आपको जो है अच्छी लीडरशिप चाहिए है, और उन लीडर्स के बीच में कम्युनिकेशन सही प्रकार का होना चाहिए ताकि सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो सके, और कई बार एक्सटर्नल पार्टनर्स की मदद लेनी पड़ सकती है जो कि रिसर्च एक्सपर्ट्स हों। पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या होगा? पूरे स्कूल का जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है हो सकता है वो चेंज करना पड़ सके। भाई ऐसी प्रॉब्लम है जो पूरे स्कूल के लेवल पे आ रही है, तो हो सकता है जो स्ट्रक्चर था ऑर्गेनाइजेशन का उसमें प्रॉब्लम हो सकता है टाइम टेबल में प्रॉब्लम हो, पॉलिसी खराब हो सकता है इन चीज़ों के लिए आपको पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करना पड़े। इवैल्यूएशन ऑफ प्रोग्राम्स, जब आप इस लेवल का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे कि पूरे स्कूल का स्ट्रक्चर आप चेंज कर रहे हैं या टाइम टेबल चेंज कर रहे हैं या कोई नई पॉलिसी ला रहे हैं, तो उसको सही तरीके से इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज होल स्कूल इज गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय इट। साइड इफेक्ट या आउटकम क्या निकलेगा? इम्प्रूव्ड कोलेजियलिटी, सबके बीच में पार्टनरशिप और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, क्योंकि सबने, भाई सारे टीचर्स और एडमिनिस्ट्रेशन ने इन्वॉल्व होकर ये डिसीजन लिया होगा, सो कोलैबोरेशन बेटर होगा, उनके बीच में कम्युनिकेशन अच्छा होगा, वो टीम की तरीके से काम करेंगे। बट प्रोसेस पर डिसएग्रीमेंट हो सकता है, ये साइड इफेक्ट भी निकल के आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान नए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से खुश हो या नई पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन से खुश हो, इसीलिए डिसएग्रीमेंट हो सकता है। डिस्ट्रिक्ट वाइड एक्शन रिसर्च, इसमें देखिए पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो स्कूल्स होंगे उनका कमिटमेंट चाहिए है। फैसिलिटेटर, सपोर्ट पर्सन चाहिए जो सारे स्कूल्स के बीच में कम्युनिकेशन ठीक तरीके से करा सके, उन कम्युनिकेशन को रिकॉर्ड कर सके, क्योंकि कन्फ्यूजन के चांसेस बहुत होंगे, और एक्सटर्नल पार्टनर्स की भी मदद लेनी पड़ सकती है जो कि रिसर्च एक्सपर्ट्स हो। पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या होगा? रिसोर्सेज सही तरीके से एलोकेट हो पाएंगी। लेट्स से एक स्कूल में बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, दूसरे स्कूल में कम बच्चे थे, तो आप जो है ज़्यादा बच्चे जिस स्कूल में, वहाँ से थोड़े से बच्चे निकाल के जहाँ कम बच्चे हैं उस स्कूल में एलोकेट कर सकते हैं। इस तरीके से जो टीचर स्टूडेंट रेशियो है वो एप्रोप्रिएट हो जाएगा। प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, कई बार ये डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ इतनी कॉस्टली होती हैं कि एक स्कूल इनका कॉस्ट बियर नहीं कर सकता है, सो मिलजुल के तो लेकिन कॉस्ट बियर कर सकते हैं, तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ करवाई जा सकती हैं, बाकी स्ट्रक्चर्स और पॉलिसी में इम्प्रूवमेंट आ सकता है। इसके भी साइड इफेक्ट्स या आउटकम वही होंगे कि कोलेजियलिटी, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, टीम बिल्डिंग, क्योंकि आपस में मिलजुल के डिसीजंस लिए गए हैं, इसीलिए ये सब चीज़ें स्ट्रांग होंगी। एक शेयर्ड विजन बन जाएगा, भाई सारे के सारे स्कूल्स जो हैं उस डिस्ट्रिक्ट में उनका सेम विजन होगा, वो सेम डायरेक्शन में काम कर रहे होंगे, लेकिन वहीं डिसएग्रीमेंट्स भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हर स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन सेम चीज़ के लिए एग्री कर जाए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ एक्शन रिसर्च। अगर हम टाइप्स की बात करें सो मेजरली 2 टाइप्स में हम बांटते हैं एक्शन रिसर्च को, प्रैक्टिकल एंड पार्टिसिपेटरी। अब आप एक चीज़ याद कर लो, जब प्रैक्टिकल शब्द आता है तो यानी कि कहीं ना कहीं हम एजुकेशनल रिसर्च की ही बात कर रहे हैं। प्रैक्टिकल एक्शन रिसर्च इज मोस्टली फोकस्ड ऑन स्कूल एंड क्लासरूम एक्टिविटीज़। तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स की जो कि एक क्लासरूम या एक स्कूल के अंदर आ रही है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा एक कम्युनिटी के अंदर, बट मोस्टली इसमें स्कूल या क्लासरूम की ही बात करी जाती है, ठीक है। और जो सेटिंग होगी वो क्या होगी? ऑब्वियस सी बात है, एजुकेशनल, स्कूल सर्विस, कभी कभार होगा जब बिजनेस लोकेशंस की बात हो, अदरवाइज ज़्यादातर जिस सेटिंग में इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा वो सेटिंग जो है एजुकेशन से रिलेटेड होगी, स्कूल के अंदर ही ज़्यादातर इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। प्राइमरी पर्पस क्या होता है? टू इम्प्रूव प्रैक्टिस इन द शॉर्ट टर्म। याद रखिएगा,
स्कूल में बहुत सारे ऐसे इश्यूज आते हैं जिनको इमीडिएटली हैंडल करने की और सॉल्व करने की बात होती है। सो इमीडिएट सॉल्यूशन जब हमको चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए, तब हम प्रैक्टिकल एक्शन रिसर्च करेंगे, और फ्यूचर के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हम इससे सबक लेंगे, ताकि जब हम अपनी नेक्स्ट पॉलिसी जो है बनाएं, जब हम अपनी नेक्स्ट पॉलिसी क्रिएट करें, तो उसमें हमने जो एक्शन यहाँ लिया था उससे जो है सीख ले सकें और उसके अकॉर्डिंग अपनी नेक्स्ट पॉलिसी फ्रेम करें टू इन्फॉर्म लार्जर इश्यूज। सो ये एक्शन तो हम इमीडिएट अप्लाई कर देंगे, बट इससे हम सीख लेके अपनी नेक्स्ट पॉलिसी बनाएंगे। ज़्यादातर कौन करता है इस तरीके के इन्वेस्टिगेशंस? इंडिविजुअल्स कर सकते हैं, क्योंकि छोटे मोटे इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, टीम्स भी कर सकती हैं, अगर थोड़ा बड़ा इशू है तो लार्जर ग्रुप्स भी कर सकते हैं। फोकस टीचर डेवलपमेंट, स्टूडेंट लर्निंग। टीचर जो है उसको स्किल्ड बना दिया जाए, उसकी मेथडोलॉजी बिल्कुल सही हो पढ़ाने की, और स्टूडेंट जो है उनके लर्निंग आउटकम्स में इम्प्रूवमेंट लाया जा सके। यही मेजर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं प्रैक्टिकल एक्शन रिसर्च के। एंड द रिजल्ट ऑफ दिस रिसर्च इज एन एक्शन प्लान। ठीक है, आउटकम क्या निकल के आता है? एक एक्शन प्लान जिसको इमीडिएटली अप्लाई करके इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करी जा रही है टीचर और स्टूडेंट्स में। सो प्रैक्टिकल एक्शन रिसर्च, याद रखिएगा, इज मोस्टली फोकस्ड ऑन स्कूल एंड क्लासरूम एक्टिविटीज। Moving on to next slide. Participatory action research जो है, this is mostly focused on community problems. Community problems को ज़्यादातर हम participatory heading के अंदर स्टडी करते हैं। क्यों? देखिए, प्रैक्टिकल एक्शन रिसर्च में यूजुअली स्टूडेंट रिसर्चर नहीं होता है। भाई कोई प्रॉब्लम आती है स्कूल में, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, प्रिंसिपल होता है, टीचर होते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं। बच्चों का बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं होता है। बहुत कम केसेस होंगे जहाँ पे बच्चों को इक्वली पार्टिसिपेशन का चांस मिले। बट जब कम्युनिटी की, सोसाइटी की प्रॉब्लम होगी, तो आप उस सोसाइटी के लोगों के बीच में इन्वॉल्व हुए बिना, उन लोगों का पार्टिसिपेशन, उन लोगों की राय लिए बिना कोई भी एक्शन इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इसका नाम पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च है। इसमें शब्द आया है स्टेक होल्डर्स, यानी कि जिन लोगों से संबंधित प्रॉब्लम है, आपको उन लोगों को हर तरीके से इन्वॉल्व करना पड़ेगा, वरना वो आपको कोई एक्शन लेने ही नहीं देंगे। सो बेसिकली जो स्टेक होल्डर्स है, स्टेक होल्डर्स मतलब ऑल द रिलेटेड पार्टीज, सारी की सारी जो रिलेटेड पार्टीज हैं उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से जो भी रिलेटेड हैं, उन सब की राय आपको लेनी पड़ेगी। इट इज़ कंसेंशुअल, सबकी राय, सबकी सहमति चाहिए है। डेमोक्रेटिक, सब एग्री करें अपनी मर्जी से। एंड पार्टिसिपेटरी, सब इन्वॉल्व हो, तब जाके आप कम्युनिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कम्युनिटी की प्रॉब्लम को रिसर्चर अकेला सॉल्व नहीं कर सकता, स्टडी नहीं कर सकता। अब आप देखिए इसमें बहुत सारे वर्ड्स आए हैं। इट इज़ अ सोशल प्रोसेस। वाई इट इज़ अ सोशल प्रोसेस? आपको सोसाइटी के उन लोगों के बीच में रहना है जिनकी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हैं। बट अगेन मैं बता दूं, जब बड़े लेवल पे सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को स्टडी करा जाएगा तो वो अप्लाइड रिसर्च होगी। यहाँ पर बहुत ही स्मॉल स्केल पे सोसाइटी का एक बहुत छोटा सा ग्रुप उठा लो, कोई माइनॉरिटी ग्रुप उठा लो, कोई एक छोटी सी कम्युनिटी उठा लो, ठीक है, कोई एक कॉलोनी उठा लो, उस कॉलोनी की प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर रहे हो, तब जाके वो पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च कहलाएगी। अगर वाइडर स्केल पे होगी कम्युनिटी लेवल पे, तो फिर वो अप्लाइड बन जाएगी। सो सोशल प्रोसेस, लोगों के साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा, लोगों की राय लेनी पड़ेगी, उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, इसीलिए पार्टिसिपेटरी भी है। प्रैक्टिकल एंड कोलैबोरेटिव। प्रैक्टिकल, आपको उन लोगों के बीच रहते हुए उस प्रॉब्लम को ठीक तरीके से समझना पड़ेगा, तब जाके उस प्रॉब्लम को आप डीपली समझ पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे, उसका सही तरीके का इंटरप्रिटेशन निकाल पाएंगे, और तब जाके आप कोलैबोरेटिवली सबके साथ मिलजुल के कोई एक्शन ले पाएंगे। इमेंसिपेटरी, इमेंसिपेटरी का यहाँ पे मतलब है कि यूजुअली ऐसे रिसर्चेस से चेंजेस आते हैं, इम्प्रूवमेंट आते हैं, रिफॉर्म्स होते हैं, ठीक है, लेकिन इसके लिए सेल्फ डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी है। आपको कोशिश करनी है, आपको डिटरमाइंड रहना है कि हम सोसाइटी में भलाई के लिए, अच्छाई के लिए कोई चेंजेस ला सकें। और जब हम ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो रुकावटें बहुत आती हैं। सो उन रुकावटों को पार करते हुए आपको ये रिफॉर्म्स लाने हैं। सो इमेंसिपेटरी, इमर्जिंग, जो भी हमारे सोसाइटी के इश्यूज थे, जो भी बेकार की चीज़ें थी, जो भी बुरी प्रथाएं थी, ठीक है, ऐसे सारे इश्यूज को रिजॉल्व करके हमें रिफॉर्म्स लाने हैं, नए चेंजेस लाने हैं। सो इट इज़ इमर्जिंग काइंड ऑफ रिसर्च। क्रिटिकल, क्रिटिकल अगेन का वही मतलब है, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, लोगों की सोच को बदलना है। रिकर्सिव, रिफ्लेक्टिव एंड डायलेक्टिकल। ऐसा नहीं होता कि एक बार चेंज ले आओ और हमने बोल दिया भैया चेंज हो जाओ और सोसाइटी के लोग मान जाएंगे हाँ हम तो चेंज हो गए।
हमने एक बुरी प्रथा थी उसको छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है। इट शुड बी रिफ्लेक्टिव, लोगों के बिहेवियर में फिर वो चीज़, वो चेंज दिखना चाहिए है, और उसके लिए रिकर्सिव और डायलेक्टिकल, यानी कि आपको उस प्रैक्टिस को, उस एक्शन को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंट करने के बाद यू हैव टू कीप इवैल्यूएशन ऑलवेज ऑन, इवैल्यूएशन हमेशा करते रहना पड़ेगा कि लोगों के बिहेवियर में वो चेंजेस आपको दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, लोगों का थॉट प्रोसेस जो है वो एक्चुअल में चेंज हुआ है या अभी भी वो पुरानी ही चीज़ों को मान रहे हैं। इन सब चीज़ों पे आपको कॉन्टिन्यूस चेक रखना पड़ेगा। और ज़रूरी नहीं है कि आप जो सॉल्यूशन लेके आए थे वो हमेशा सही हो, या आप जो रिफॉर्म लेके आए थे वो हमेशा सही ही हो सकता है आप जो रिफॉर्म लेके आए थे वो कुछ अच्छा सोच के लाए थे, लेकिन वो उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, तो उसमें भी, उस एक्शन में भी चेंजेस लाने पड़ सकते हैं। देन पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च एम्स टू ट्रांसफॉर्म बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिस। वाई थ्योरी एंड प्रैक्टिस? लेट्स से हमने आज प्रैक्टिस चेंज कर दी, एक बुरी प्रथा को चेंज कर दिया, या वाई ओनली बुरी प्रथा? लेट्स से माइनॉरिटी ग्रुप है जिसकी आवाज़ नहीं सुनी जाती थी सोसाइटी में, जिनको इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, उनको इंपॉर्टेंस दिला दी, उनको बराबरी का अधिकार दिला दिया, ठीक। सो वी हैव चेंज द प्रैक्टिस। लेकिन थ्योरी में अगर हम आज भी पुरानी ही चीज़ पढ़ाएं तो वो गलत होगा। सो हमको जो है, जब प्रैक्टिस चेंज हो जाएगी, जब हम रिफॉर्म ले आएंगे, तो उस रिफॉर्म के अकॉर्डिंग अपनी थ्योरी को भी चेंज करना पड़ेगा, सो दैट आगे की जनरेशन जो है उन तक हमेशा सही नॉलेज, सही चीज़ पहुँचे। इसीलिए कहते हैं एक्शन रिसर्च क्रिएट्स ऑल्सो नॉलेज। यहाँ पर नॉलेज क्रिएशन होता है एट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। जब आप नया एक्शन अप्लाई करते हैं और वो सक्सेसफुल रहता है तो उसके अकॉर्डिंग थ्योरी को भी चेंज कीजिए, तब जाके सही तरीके से नॉलेज क्रिएशन होगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, फॉर्म्स ऑफ एक्शन रिसर्च किस किस तरीके से हो सकती है। देखिए, सबसे पहले है पॉजिटिविस्ट एआर। पॉजिटिविस्ट वाले में कुछ भी नया करने की कोशिश नहीं करते हैं, ठीक है। एक प्री डिफाइंड हाइपोथेसिस है, पहले से कोई टेंटेटिव सॉल्यूशन डेवलप किया हुआ है या पहले से कोई थ्योरी डेवलप करी हुई है। आप केवल क्या करेंगे, यू विल टेस्ट दैट थ्योरी यूजिंग मल्टीपल मेथड्स। आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, उस थ्योरी को टेस्ट कर रहे हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। लेट्स से हम अपना केस बनाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को। एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की प्रॉब्लम्स को आप लोग जो है स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। सो उस ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को जो है एनकरेज करना है, मोटिवेट करना है। सो थ्योरीज क्या बनी हुई है यूजुअली कि लोगों को कैसे मोटिवेट करो, भाई सेल्स टारगेट रख दो और सेल्स टारगेट के ऊपर इंसेंटिव्स रख दो। तो आपने सेल्स टारगेट रख दिए, सेल्स टारगेट के ऊपर इंसेंटिव्स बता दिए कि इतना सेल्स टारगेट अचीव करने पे इतना इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है। थ्योरी बनी हुई थी, आपने उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर दिया, बात खत्म। ये है पॉजिटिविस्ट एक्शन रिसर्च। एपिस्टीमोलॉजिकल ओरिएंटेशन, पहले तो समझो एपिस्टीमोलॉजिकल का मतलब क्या है, सोर्स ऑफ नॉलेज, ठीक है। ओरिएंटेशन मतलब जो पुरानी ऑलरेडी डेवलप्ड थ्योरी है उसकी तरफ हमारा नज़रिया क्या है। तो यहाँ पर जो पुरानी डेवलप्ड थ्योरी थी कि भाई जो है इंसेंटिव देके लोगों को मोटिवेट किया जाता है, हमने उसको एज इट इज़ अप्लाई कर दिया। तो यानी कि हमारी अप्रोच क्या हुई, पॉजिटिविस्ट हाई। हमने सिंपली पुरानी थ्योरी ली, उसको अप्लाई कर दिया प्रैक्टिकली, हमने कुछ नया नहीं किया है। तो हमारा जो एपिस्टीमोलॉजिकल ओरिएंटेशन है, यानी कि हमारा जो नज़रिया है उस पुरानी डेवलप्ड थ्योरी की तरफ, वो पॉजिटिव है और हाई लेवल। हम उसमें कुछ भी चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। एक्शन साइंस, यहाँ पे गोल क्या है, इज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, लेकिन हम डिफरेंस बता रहे हैं बिटवीन द स्पाउस्ड थ्योरी एंड थ्योरी इन यूज। स्पाउस्ड थ्योरी जो थ्योरी बनी हुई है पहले से, थ्योरी इन यूज जो प्रैक्टिकली अभी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको हाईलाइट करने की कोशिश करी जाती है। तो यानी कि जो पुरानी थ्योरी थी हम उसको एज इट इज अप्लाई नहीं कर रहे हैं, हमने कुछ तो नया किया है, ठीक है। तो जो पुरानी बनी हुई स्पाउस्ड थ्योरी है हमारी और जो करंट हमारा इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है उसके बीच का जो डिफरेंस है उसको हम हाईलाइट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी अप्रोच पॉजिटिविस्ट मीडियम की हुई, मतलब हम पुरानी थ्योरी को भी फोकस में ला रहे हैं कि ये थ्योरी थी, लेकिन हम साथ के साथ ये भी बता रहे हैं कि हमने क्या नया किया है उसके साथ, क्या हमने करेंटली इंप्लीमेंट कर रखा है। सो हमारी अप्रोच, हमारा नज़रिया यहाँ पे पॉजिटिविस्ट मीडियम है, यानी कि हम पुरानी थ्योरी को मतलब डिनाई भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम पुरानी थ्योरी को एज इट इज़ अप्लाई भी नहीं कर रहे हैं, हम उसमें थोड़े चेंजेस ला रहे हैं, इसलिए हम मीडियम नज़रिए से देख रहे हैं पुरानी वाली को। कैनोनिकल एक्शन रिसर्च, ठीक है। यहाँ पे क्या है, थ्योरी को सिर्फ एक जनरल बेसिस समझा जाता है,
एक्शन प्लानिंग अपने हिसाब से करी जाती है। भाई थ्योरी को केवल बेस बनाया गया और हम अपने हिसाब से जो है एक्शन ले रहे हैं। हमने जो है पुरानी थ्योरी को ना ही एज इट इज़ अप्लाई किया, ना ही उस थ्योरी में थोड़े बहुत चेंजेस करके अप्लाई किया, नहीं, हमने तो सिर्फ उस थ्योरी को पढ़ लिया, समझ लिया, अब हम अपने तरीके से एक्शन लेंगे। तो यहाँ पर हमारी अप्रोच पॉजिटिविस्ट लो की हुई, क्योंकि हमने पुरानी थ्योरी को कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं दी है। सो यानी कि हम पॉजिटिविस्ट थ्योरी जो ऑलरेडी डेवलप्ड थ्योरी है उसकी तरफ हमारा पर्सपेक्टिव बहुत ही लो है, हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, हम तो अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च, यहाँ पर थ्योरी इमर्जेस थ्रू द रिसर्च, रिसर्च के थ्रू ही एक थ्योरी बनी हुई है। यहाँ पर जो रिसर्च क्लाइंट है पार्टिसिपेट्स एक्टिवली इन द डाटा एनालिसिस एंड रिस्पेक्टिव लर्निंग प्रोसेस, यानी कि नाम ही क्या है, शब्द ही क्या है, पार्टिसिपेटरी, ठीक है। तो यानी कि जो रिसर्चर है, जो इन्वेस्टिगेटर है, सिर्फ वो नहीं, जो क्लाइंट है जिससे डाटा कलेक्ट करना है, या जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें प्रॉब्लम आ रही है, उस ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी एक्टिवली पार्टिसिपेट होकर डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और नई नई चीज़ों को सीख रहे हैं। तो यहाँ पर इंटरप्रिटेटिव अप्रोच हुई, यहाँ पर हम किसी पुरानी थ्योरी को अप्लाई कर ही नहीं रहे हैं, हम तो करंट सिनेरियो को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ऊपर वाले तीनों में कहीं ना कहीं पुरानी थ्योरी थी लाइमलाइट में, अब क्या होगा, भूल जाओ पुरानी थ्योरी को। वी आर नॉट फोकस्ड ऑन ओल्ड थ्योरी, हम सिर्फ और सिर्फ करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्शन लेंगे, ठीक है। और करंट सिचुएशन में भी हम पार्टिसिपेशन ऑर्गेनाइजेशन के हर एक व्यक्ति से ले रहे हैं, तो हमारा इंटरप्रिटेटिव सेंस हाई है। क्यों भाई, जितने ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही ज़्यादा सब्जेक्टिव और अलग अलग इंटरप्रिटेशंस निकाल के आएंगे, लेकिन हम सबको मौका दे रहे हैं, सबके इंटरप्रिटेशंस को यूज़ कर रहे हैं, तो हमारी इंटरप्रिटेटिव अप्रोच यहाँ पे हाई है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, मल्टी व्यू। अब मल्टी व्यू में हम क्या कर रहे हैं, द गोल इज टू आइडेंटिफाई एंड इम्प्रूव अ क्लाइंट सिचुएशन, वही जो इससे पहले वाले में था, क्लाइंट की ऑर्गेनाइजेशन की जो भी सिचुएशन है उसमें इंप्रूवमेंट लाना है थ्रू द यूज ऑफ अ जॉइंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट मेथडोलॉजी। भाई पहले वाले में, पार्टिसिपेटरी वाले में, वी वर ओपन कि क्लाइंट की ऑर्गेनाइजेशन के सारे मेंबर्स पार्टिसिपेट करें, उनकी भी सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशंस लिए जाएं, उनसे भी डाटा कलेक्ट किया जाए, उनको भी अपनी बात बोलने का हक दिया जाए, तो हम सबके इंटरप्रिटेशंस यूज़ कर रहे थे। यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। व्हाट वी आर यूजिंग इज, हम क्लाइंट की ऑर्गेनाइजेशन, आई एम द रिसर्चर, मेरे क्लाइंट की ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है, मैं इन्वेस्टिगेशन या स्टडी करने गई हूँ और मैं सबकी राय नहीं ले रही हूँ उनकी ऑर्गेनाइजेशन में, मैं क्या कर रही हूँ, जॉइंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट मेथडोलॉजी, यानी कि जो मेजर लोग हैं, ठीक है, सिर्फ उनसे मैं इंफॉर्मेशन ले रही हूँ। लेट्स से 4 डिपार्टमेंट थे, मैंने चारों डिपार्टमेंट के केवल एचओडी को बुला लिया, ठीक है। सो एक डिपार्टमेंट का एचओडी हेड वो अपने डिपार्टमेंट के सारे एग्जीक्यूटिव्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ये जॉइंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम हो गया, जॉइंटली मुझे उस पूरे डिपार्टमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल गई। सो इस तरीके से मैं उनकी राय ले रही हूँ। यहाँ पर इंटरप्रिटेटिव सेंस मीडियम हुआ, बिकॉज मैं एक एक इंसान को अपनी क्लाइंट की ऑर्गेनाइजेशन के इन्वॉल्व नहीं कर रही हूँ रिसर्च में। एंड सॉफ्ट सिस्टम मेथडोलॉजी में हम प्रॉब्लम को डायग्नोस कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं अपनी क्लाइंट की ऑर्गेनाइजेशन के लिए थ्रू अ वेल डिफाइंड एंड स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस ओरिएंटेड मेथडोलॉजी। मेथडोलॉजी मैंने पहले से डिसाइड कर ली है, क्लाइंट की ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग स्पेसिफिकली मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। मेथडोलॉजी मेरी पहले से डिफाइंड है, स्ट्रक्चर मेरा पहले से डिफाइंड है, मेरे को पता है कि इस स्टेप के थ्रू मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो मैं जो हूँ क्लाइंट की ऑर्गेनाइजेशन में लोगों का क्या कहना है उस चीज़ को इंपॉर्टेंस नहीं दे रही हूँ। सो मेरा इंटरप्रिटेटिव सेंस यहाँ पे क्या हो गया, लो। आई एम नॉट इन्वॉल्विंग एनी वन फ्रॉम द क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन। मैं सिर्फ और सिर्फ जो प्रोसेस डिसाइड करके आई थी पहले से, जो मेरा प्री डिफाइंड प्रोसेस था, उसके अकॉर्डिंग मैं इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ। देन क्रिटिकल एक्शन रिसर्च, ठीक है, इट इज़ मोटिवेटेड बाय पावर इम्बैलेंसेज। याद रखना क्रिटिकल शब्द तो जब भी आ जाए एक्शन रिसर्च में, यानी कि हम ज़्यादातर सोसाइटी में रिफॉर्म्स लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं या जो पावर इम्बैलेंसेस है उनको इक्वल करने की कोशिश कर रहे हैं माइनॉरिटी ग्रुप्स की भलाई के लिए, ठीक है, और माइनॉरिटी ग्रुप्स को उनके अधिकार दिलाने के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जो पावर इम्बैलेंसेस होते हैं उनमें सुधार लाने के लिए हम ये काम कर रहे हैं, ठीक है, टू रिड्यूस और एलिमिनेट पावर इम्बैलेंसेस। यहाँ पर क्रिटिकल अप्रोच हमारी बहुत हाई है, बिकॉज माइनॉरिटी ग्रुप्स को उनका अधिकार दिलाना, इसमें जो है इसके लिए हमें अच्छा खासा रिफॉर्म लाना पड़ेगा। सो बेसिकली क्रिटिकल अप्रोच यूज़ करिए हमने यहाँ पे। जो सोसाइटी में ऑलरेडी चल रहे नियम कानून है, जो ट्रेडिशंस है, हम उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, एंड दैट टू हाई लेवल। एप्रिशिएटिव इंक्वायरी, एप्रिशिएटिव, किसी को एप्रिशिएट करना। सो वी आर फोकसिंग ऑन फाइंडिंग द बेस्ट इन पीपल।
हम जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उस इन्वेस्टिगेशन में जो ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है उस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों में हम अच्छाई, उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को देखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एक शेयर्ड पर्पस, विजन और गोल वो जो है डेवलप किया जा सके। सो बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन के लोगों की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उनके जो बेस्ट स्किल्स हैं, उनको हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उसको हाईलाइट करके उस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को एक कॉमन गोल डेवलप करके दिया जा सके, एक कॉमन विजन दिया जा सके जिसकी तरफ, जिसके डायरेक्शन में वो लोग काम करें। सो बेसिकली ये जो फॉर्म्स थे इसमें हम एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ही रिसर्च कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम्स को स्टडी कर रहे हैं, लेकिन किस तरीके से स्टडी कर रहे हैं, कितना इन्वॉल्वमेंट ले रहे हैं, कितना इन्वॉल्वमेंट नहीं ले रहे हैं लोगों का, हम रिफॉर्म लाने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर पहले से जो डेवलप थ्योरी है हम उनकी मदद ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं नया एक्शन प्लान करने के लिए, इसके अकॉर्डिंग हमने जो है क्लासीफाई किया है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, assumptions and research design types। ठीक है, ये जो assumption में आप लोग अभी शब्द पढ़ रहे हैं ontology, epistemology, ये डिटेल में, बहुत डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे, सो डोंट वरी, यहाँ पर मैं ब्रीफ में ही समझाऊंगी क्योंकि ये जो assumptions है ये स्पेसिफिकली एक्शन रिसर्च से ही रिलेटेड है। तो देखिए ontology, ठीक है, ontology का मतलब होता है व्हाट इज द सोशल रियलिटी एंड हाउ दैट सोशल रियलिटी इज कंस्ट्रक्टेड। मतलब करेंटली सोसाइटी में लोगों का किस चीज़ पर विश्वास है, उनका बिलीफ, उनका वैल्यू सिस्टम क्या है और वो वैल्यूज़ उनके दिमाग में आई कहाँ से हैं, कैसे डेवलप करी गई हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है इसमें, एक्शन रिसर्च इज वैल्यू लेडन एंड मॉरली कमिटेड। यानी कि करेंटली लोगों के दिमाग में जो वैल्यू सिस्टम है, ठीक है, उनका जो भी मॉरल सेंस है उसको ध्यान में रखते हुए हमको एक्शन रिसर्च करनी है। लेट्स से एक ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम को अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या कल्चर है, क्या क्लाइमेट है, क्या वैल्यू सिस्टम है, वहाँ के लोगों का क्या बिलीफ है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही हमको रिसर्च या इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। सो अ रिसर्चर परसीव देमसेल्व्स देयर सोशल कंटेक्स्ट। ठीक है, सो एक तो उस ऑर्गेनाइजेशन के लोग, दूसरा वो रिसर्चर खुद जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसका खुद का जो वैल्यू सिस्टम है, जो बिलीफ है, वो बहुत मायने रखता है। ठीक है, एग्जाम्पल देती हूँ, वापस वही प्रिंसिपल वाला एग्जाम्पल उठाओ कि बच्चों का स्कोर कम आ रहा था, दिस वाज द प्रॉब्लम, प्रिंसिपल को एक्शन लेना था। प्रिंसिपल के पास ऑप्शन है, भाई टीचर चेंज कर दो, बच्चों को टाइम ज़्यादा दे दो। अब नाउ देयर इज़ अ प्रिंसिपल जिसकी सोच ऐसी है, जो ये कहता है कि यार बच्चे ही नहीं पढ़ते हैं, टीचर तो सब बढ़िया होते हैं, बच्चे ही नहीं पढ़ते हैं। तो वो क्या करेगा, बच्चों का स्कोर कम आ रहा है, ठीक है, इस प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या निकालेगा कि यार बच्चे पढ़ते नहीं हैं, बच्चे फोकस्ड नहीं है, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है स्टडीज़ के ऊपर। लेकिन हो सकता है सही बुक्स इंप्लीमेंट नहीं करी गई हो सकता है टीचर की पढ़ाने की टेक्निक सही नहीं थी, लेकिन क्योंकि उसका खुद का वैल्यू सिस्टम कहता है कि नहीं, टीचर्स आर दी बेस्ट, टीचर्स तो हमेशा सही काम करते हैं और बच्चे ही शैतान होते हैं, वही कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं, तो वो जो सॉल्यूशन निकालेगा वो अपनी सोच के अकॉर्डिंग निकालेगा। तो यानी कि जो रिसर्चर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसका खुद का वैल्यू सिस्टम, उसके खुद के बिलीव्स, यानी कि उसकी खुद की सोशल रियलिटी, वो जिस नज़रिए से उस सिचुएशन को देख रहा है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। देन एपिस्टीमोलॉजी, हालांकि ऑन्टोलॉजी वाले में समझना अपने क्लाइंट की ऑर्गेनाइजेशन, उसके कल्चर, क्लाइमेट, वैल्यू सिस्टम को भी समझना चाहिए है। देन एपिस्टीमोलॉजी, सोर्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, नॉलेज कहाँ से आ रही है रिसर्चर के पास, तो देखिए एपिस्टीमोलॉजिकल पोजीशन मेनली एंटी पॉजिटिविस्ट। पॉजिटिविस्ट का मतलब होता है पहले से डेवलप करी गई थ्योरी को यूज में लेना, और मैंने यहाँ क्या लिखा है, एंटी पॉजिटिविस्ट। क्यों? क्योंकि एक्शन रिसर्च में ज़्यादातर पहले से डेवलप करी गई हुई थ्योरीज काम नहीं आती है, बहुत कम होता है जब वो काम आ जाए। भाई एक्शन रिसर्च में नए नए तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करती है एक ऑर्गेनाइजेशन, तो जो करंट सिचुएशन है, जो करंट लोकल सेटिंग है, जो करंट प्रॉब्लम एनवायरनमेंट है, उसके अकॉर्डिंग एक्शन लिया जाना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन निकाल के लाना चाहिए है। इसीलिए मैंने लिखा एंटी पॉजिटिविस्ट, पुरानी थ्योरी भूल जाओ और करंट सिचुएशन पे फोकस करो। करंट सिचुएशन को सही तरीके से जब आप स्टडी करेंगे वो आपके लिए सोर्स ऑफ नॉलेज और सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शन होगा, तब रिसर्चर ठीक तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर पाएगा। हालांकि रिसर्चर कैन सर्च फॉर रेगुलरिटीज एंड कॉजल रिलेशनशिप्स। ठीक है, यानी कि वो देखने की कोशिश करेगा प्रॉब्लम कंटेक्स्ट में कि प्रॉब्लम क्यों आ रही है। रेगुलरिटीज मतलब कोई प्रॉब्लम बार बार आ रही है क्या, या एक ही बार आई है, या बार बार कोई इवेंट हो रहा है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, या कॉज एंड इफेक्ट क्या है, प्रॉब्लम क्यों आ रही है, व्हाट इज द कॉज। नॉलेज अनसर्टेन है, नॉलेज क्रिएशन इज अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस, मतलब
मैंने क्या बोला, एंटी पॉजिटिव, नॉलेज अनसर्टेन है, पहले से डिफाइंड थ्योरी पर मत जाओ, पहले से आपके पास जो नॉलेज है उसको भूल जाओ, करंट सिचुएशन को स्टडी करो, करंट सिचुएशन पर फोकस करो। और नॉलेज क्रिएशन जो है वो कोलैबोरेटिव प्रोसेस क्यों है, क्योंकि आपको ठीक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करना पड़ेगा, लोगों को स्टडी करना पड़ेगा, तब जाके आप एक नया सॉल्यूशन डेवलप कर पाएंगे। मेथडोलॉजी ओपन एंडेड डेवलपमेंटल, जिस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करो, इट इज ओपन एंडेड, मतलब कि कोई स्पेसिफिक टेक्निक्स नहीं है कि इसी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, इट इज ओपन एंडेड, जिस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व होती है सॉल्व कीजिए। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव एक्शन रिसर्च में यही होता है कि इमीडिएट एप्लीकेशन हो सके सॉल्यूशन की और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। सो जिस तरीके से डेवलपमेंट हो, जिस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हो, उस तरीके का एक्शन हमें लेना चाहिए। एथिक्स, एथिकल अप्रोच क्या है हमारी एक्शन रिसर्च में, मीन्स एंड्स ओरिएंटेड एंड मे बी इंटरप्रिटेटिव। अब आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझिए, एथिक्स की कोई डेफिनेशन नहीं होती है, क्या सही है क्या गलत है इसकी परिभाषा दुनिया के हर देश में अलग अलग है। कोई चीज़ जो हमारे इंडिया में सही मानी जाती है हो सकता है वर्ल्ड की किसी और कंट्री में गलत मानी जाती हो। इनफैक्ट एक ही देश में कुछ कस्टम्स को किसी एरिया में सही माना जाता है, किसी एरिया में गलत माना जाता है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन इंटरप्रिटेशन, कि आप किस तरीके से चीज़ों को इंटरप्रेट करते हैं, किस तरीके से देखते हैं उनको, आपका क्या पर्सपेक्टिव है, आपका क्या परसेप्शन है, उस पर डिपेंड करेगा आपकी राय किसी चीज़ के बारे में क्या है, आप उसको सही मानते हैं या गलत मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा है मीन्स एंड्स ओरिएंटेड, एंड मतलब आउटकम, मीन्स मतलब तरीका, आउटकम सही होना चाहिए। इस तरीके का मीन अपनाओ, यानी कि इस तरीके का प्रोसेस अपनाओ, इस तरीके का एक्शन लो जिसकी वजह से सही आउटकम निकल के आए और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, सही आउटकम निकल के आ रहा है, तो यानी कि आपके प्रोसेस को वो एथिकल मान लेंगे। फोकस क्या है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पे, उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने पर। एथिकल फ्रेमवर्क म्यूचुअली एक्सेप्टेबल होना चाहिए है रिसर्चर्स और प्रैक्टिशनर्स के साथ, एकदम गलत चीज़ नहीं करनी है, लेकिन हाँ आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, आउटकम पॉजिटिव हो, इस तरीके के आप एक्शंस लेंगे तो उनको एथिकल माना जाएगा प्रैक्टिकल या पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च में। देन रिसर्च डिज़ाइन टाइप्स, किस किस तरीके से हम मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं। सीक्वेंशियल, देखो एक्शन रिसर्च में क्या होता है, एक प्रॉब्लम है उसको इमीडिएटली सॉल्व करना है, तो कई बार क्या होता है एक मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, तो हम जो है 2 लगा के देख सकते हैं, 4 मेथड्स अप्लाई करके देख सकते हैं, तो किस तरीके से अप्लाई करने हैं। सीक्वेंशियल में हम क्या करते हैं, मेथड्स को सीक्वेंस में अप्लाई करते हैं। एक मेथड हमने ट्राई किया, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, ठीक है, फिर हम दूसरा लगाएंगे, दूसरे से नहीं हुई तो तीसरा लगाएंगे, एक साथ सारे मेथड्स यूज़ नहीं कर रहे हैं। सीक्वेंशियल में एक के बाद एक, और मैंने पहला मेथड या जो लगाया था या पहला एक्शन मैंने जो लिया था वो क्यों फेल हो गया, उससे सबक लेके, ठीक है, उस चीज़ को स्टडी करके हम अपना नेक्स्ट मेथड अप्लाई करते हैं। पैरेलल में हम साइमल्टेनियसली बहुत सारे मेथड्स अप्लाई करते हैं, लेकिन जैसे ही हम साइमल्टेनियसली मेथड्स को अप्लाई करते हैं, अगर किसी एक मेथड में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट होती है तो हम उससे सीखते हैं, उसको इवैल्यूएट करते हैं और तुरंत दूसरा मेथड जो हमने अप्लाई कर रखा है उसमें सुधार लाने की कोशिश करते हैं। डोमिनेंट में भी हम बहुत सारे मेथड्स अप्लाई करते हैं, लेकिन एक मेथड डोमिनेंट मेन अप्रोच माना जाता है, बाकी सबको हम सेकेंडरी ट्रीट करते हैं। मल्टी मेथडोलॉजी, इसमें हम क्या करते हैं, अलग अलग मेथड्स अप्लाई करते हैं। अब वो तो हम पैरेलल वाले में भी कर रहे थे, मल्टी वाले में भी हम अलग अलग मेथड्स अप्लाई करते हैं, लेकिन हैविंग डिफरेंट पैराडाइम्स। पैराडाइम्स का मतलब होता है व्यू पॉइंट, अलग अलग पर्सपेक्टिव, अलग अलग नज़रिए से डेवलप किए हुए अलग अलग मेथड्स को हम जो है अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। यानी कि सिमिलर तरीके के मेथड्स को हम नहीं अप्लाई करेंगे, बिल्कुल ही जो अलग अलग व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग डेवलप्ड मेथड्स होंगे उनको हम जो है तैयार करके अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। मल्टी लेवल, इसमें हम ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग लेवल्स पर अलग अलग मेथड्स अप्लाई करके ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो मल्टी लेवल में हम ऑर्गेनाइजेशन, एक साथ ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग लेवल्स पर साइमल्टेनियसली अलग अलग मेथड्स को यूज़ कर रहे हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। सो दिस वॉज इट फॉर एक्शन रिसर्च। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस लेक्चर में आपके नेट के एग्ज़ाम के लिए थी वो था एक्शन रिसर्च का प्रोसेस, जिससे बार बार क्वेश्चन आया हुआ है। बाकी जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई उससे कभी कोई मेजर क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन इतनी डिफ़िकल्ट भी नहीं है। आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखनी है वो सिर्फ और सिर्फ इतनी चीज़ आप ध्यान में रख लीजिए
जो शब्द आता है एक्शन रिसर्च से पहले, ट्रेडिशनल आ गया तो मतलब क्या है उसका, रेडिकल आ गया तो क्या मतलब है, क्रिटिकल शब्द लगा दिया गया एक्शन रिसर्च के आगे तो उसका क्या मतलब है। सो बेसिकली बस आपको थोड़ा सा ओवर्ट लेवल पे एक बार रीड करना है सो दैट एग्जाम में बाई चांस कोई क्वेश्चन भी आ जाए तो वो आपको आता हो। यहाँ पर हमारा अप्लाइड और एक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इसीलिए मैं एक बार और अप्लाइड और एक्शन को क्लियर करने के लिए एक बार और एग्जाम्पल दे रही हूँ। अप्लाइड रिसर्च सोसाइटी के लेवल पे एप्लीकेशन होगा उस चीज़ का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक क्रॉस सेक्शनल स्टडी करी गई और उसमें जो है लेट्स से ब्लड प्रेशर की या डायबिटीज़ की, किसी भी बीमारी की, ठीक है, 3 तरीके की मेडिसिन डेवलप करी गई। एक में जो है मेडिसिन थी, पिल्स थी, एक में वैक्सीनेशन था, प्रिवेंटिव वैक्सीनेशन, ठीक है, और तीसरे वाले में कोई लेट्स से क्रीम या ट्यूब टाइप की मेडिसिन थी। तो ये 3 तरीके के प्रोसीजर डेवलप करे गए उस बीमारी को होने से रोकने के लिए या उसके बाद बीमारी होने के बाद उसको जो है क्योर करने के लिए। और 3 ग्रुप बनाए गए, उन 3 ग्रुप में अलग अलग मेंबर्स को, अलग अलग लोगों को डाला गया और एक ग्रुप को पिल्स दी गई, दूसरे ग्रुप को वैक्सीनेट किया गया और तीसरे ग्रुप को जो है वो क्रीम या जो भी वो सॉल्यूशन था वो दिया गया। और फिर जो है आफ्टर 2 मंथ्स या 6 मंथ्स चेक किया गया कि कौन से वाले ग्रुप के लोग जो है क्योर हो गए, उनको बीमारी नहीं हुई या बीमारी थी तो ठीक हो गई। अब इस तरीके की जो रिसर्च है वो अप्लाइड रिसर्च है, एक्शन रिसर्च नहीं है, क्योंकि अगर बीपी की या डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो ये पूरी दुनिया की या सोसाइटी के लिए एक बीमारी है जो काफ़ी सारे लोगों की कॉमन प्रॉब्लम है। सो ये एक्शन रिसर्च नहीं होगी, ये अप्लाइड रिसर्च होगी। ज़्यादातर मेडिकल प्रोफेशन में जो रिसर्चेस होती हैं, याद रखिएगा, कम्युनिटी लेवल पे जो रिसर्चेस होती हैं, ठीक है, वो सारी रिसर्चेस अप्लाइड रिसर्च होती हैं यूजुअली। स्कूल लेवल पे जो रिसर्चेस होती हैं ज़्यादातर, यहाँ पर प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेशन कर रहा है या टीचर्स इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो रही है बट स्कूल से रिलेटेड है, वो ज़्यादातर एक्शन रिसर्च होती है। लेकिन उसमें भी आपको डिस्टिंग्विश कैसे करना है, अगर सॉल्यूशन ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ उसी ऑर्गेनाइजेशन पे या उसी स्कूल पर अप्लाई किया जा सकता है, बाकी के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके काम नहीं आएगा तो वो एक्शन रिसर्च है। लेकिन अगर कोई ऐसी टेक्निक डेवलप हो गई जो कि हायर एजुकेशन लेवल पे या प्राइमरी स्कूल्स के लिए, किसी भी स्कूल लेवल पे बाकी के स्कूल्स, बाकी के इंस्टीट्यूशंस के भी काम आ सके, एजुकेशनल बॉडीज़ उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार हो जाए, तब वो अप्लाइड रिसर्च होगी क्योंकि उसका वाइडर एप्लीकेशन हो गया। इसके अलावा हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, पीआर होती हैं, मार्केटिंग होता है, जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है, इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस में भी ज़्यादातर जो रिसर्च होती है वो अप्लाइड ही होती है। बट अगर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की बिल्कुल स्पेसिफिक प्रॉब्लम हम स्टडी कर रहे हैं कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्राइक हो गया, ठीक है, तो वो जो है कहीं ना कहीं एक्शन रिसर्च है। भाई एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी, दैट इज एक्शन रिसर्च। अब मैं बोलूँ, जैसे आपने सुना है अभी रेसिडेंशियल डॉक्टर्स की स्ट्राइक चल रही थी। अब रेसिडेंशियल डॉक्टर्स जो हैं वो सोसाइटी का हिस्सा है, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और रेसिडेंशियल डॉक्टर्स की प्रॉब्लम ऑल ओवर इंडिया कॉमन है और पूरे के पूरे रेसिडेंशियल डॉक्टर्स ने स्ट्राइक कर दी। नाउ दैट इज, उस स्ट्राइक को सॉल्व करने के लिए जो भी अप्रोच फॉलो करी जाए या जो भी इन्वेस्टिगेशन स्टडी करी जाए वो जो है अप्लाइड रिसर्च कहलाएगी। और यही केवल एक ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर स्ट्राइक करके बैठ जाए तो भाई उस ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से स्ट्राइक हुई है, उसको सॉल्व करोगे तो वो एक्शन रिसर्च कहलाएगी। सो इस तरीके से हमको डिफ्रेंशिएट करना है। थैंक यू।